नमस्कार, सरल टॉक में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गिरिराज शर्मा। मध्य प्रदेश में उपचुनाव जीतने के बाद फिर से भाजपा की सरकार बन गई और उम्मीद जता रहे थे छात्र कि भाजपा की सरकार के बाद सब ठीक हो जाएगा, यानी कि अगर कोई भी सरकार आएगी तो उनके हितों की बात करेगी। लेकिन मध्य प्रदेश में परीक्षाओं की व्यवस्था इस तरीके से लग रही है कि ऐसा लगता है कि छात्रों को पढ़ाई की कोचिंग के अलावा एक आंदोलन की कोचिंग भी लगानी पड़ेगी, जो उनको ट्रेनिंग देगी कि परीक्षा पास होने के बाद आपको कैसे आंदोलन करने हैं, कैसे आपको ज्ञापन देने हैं, कैसे आपको धरना प्रदर्शन करना है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से माहौल मध्य प्रदेश में नजर आ रहा है रोजगार के लिए और अपनी परीक्षाओं की मांगों को लेकर के, सबसे बड़ी हैरत की बात यह है कि जो छात्र चयनित हो चुके हैं उनको भी ज्वाइनिंग नहीं मिल पा रही है। इसीलिए हम ऐसा कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि उनको इस तरीके की ट्रेनिंग भी दी जाए या उनको ऐसी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। अगर यही माहौल रहा तो आने वाले समय में हो सकता है कि मध्य प्रदेश में एक नए रोजगार के रूप में आंदोलन की कोचिंग्स भी डेवलप हो जाए। मध्य प्रदेश में एक नई व्यवस्था लागू हो जाए कि बच्चा पहले परीक्षा की तैयारी करे, फिर आंदोलन की करे, कोर्ट कचहरी की तैयारी करे। एक भी परीक्षा ऐसी नहीं है जो समुचित समय पर या उचित समय पर हो पा रही हो। कोई कोर्ट केस में उलझी हुई होगी, तो कोई धरना प्रदर्शन में, कोई जन आक्रोश रैली की तैयारी कर रही है। किसी न किसी तरीके से परीक्षाएं आपस में उलझी हुई हैं। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड सवालों के घेरे में है कि आखिर वहां बैठे अधिकारी कुर्सियों पर बैठ करके एसी की हवा खा के निकल आते हैं या वहां कुछ करते भी हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। आज हम पूरे मध्य प्रदेश में परीक्षाओं की व्यवस्था, चाहे वो एमपीपीएससी हो, चाहे वो एमपी जेल प्रहरी हो, शिक्षक भर्ती हो, पुलिस भर्ती हो, इसमें इतने सारे इश्यूज हैं कि अगर हम चर्चा करें तो शायद 4 से 5 घंटे भी चर्चा की जा सकती है, वो भी समय कम पड़ेगा। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे कि आने वाले समय में छात्र और शिक्षक किस तरीके से अपनी रणनीति को तैयार कर रहे हैं सरकार की मांगों तक पहुंचाने के लिए। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए जो हमारे साथ हैं वो है दिनेश ठाकुर जी, जो कि दीप्ति सिंह एकेडमी के डायरेक्टर हैं और साथ ही साथ छात्रों के हितों की मांग उठाने के लिए वो भोपाल में जो आंदोलन हुआ था सितंबर के महीने में, उसमें भी वो साथ में रहे थे और समय समय पर छात्रों के हितों की बात करते हैं और शिक्षक के साथ साथ समाज सेवी के रूप में भी अपनी सेवाएं देते हैं। दिनेश जी से हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। दिनेश जी, सरल टॉक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत करने से पहले सभी से एक ही अपील करना चाहेंगे कि सरल टॉक की इस आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर इतना फैलाइए कि आपकी आवाज मध्य प्रदेश सरकार के कानों तक पहुंचे, जन जन तक मुद्दा बेरोजगारी का प्रमुखता से उभर करके आए, यही हमारी कोशिश है। दिनेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो गिरिराज सर जी आपका धन्यवाद देना चाहूंगा कि शायद ही पत्रकारिता के क्षेत्र में आजकल इतनी कुछ समझ बची है कि लोग जन आंदोलन को या जन भावनाओं को या जन समस्याओं को उठाते हैं। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप इस प्रकार की मुहिम जो चला रहे हैं। काफी दिनों से मैं देख रहा हूँ कि आप कम से कम जनता की आवाज को गवर्नमेंट तक पहुंचाने के लिए, देखिए उस पर गवर्नमेंट एक्शन ले या ना ले, लेकिन आपका जो आप दायित्व है वो पूरा कर रहे हैं, आप उन तक। इसलिए मैं आपका पहले धन्यवाद देना चाहूंगा और आपके चैनल को बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि आप इस प्रकार की चीजें आगे करते रहें, ताकि जो हमारी जो बहुत सारे हमारे कुछ ऐसी चीजें होती है जो पब्लिक मीडिया नहीं छापती है, आप भी इसको समझ सकते हैं, डायरेक्ट नाम नहीं ले सकते, बट ये चीजें जो प्रमुखता से आनी चाहिए वो ना आके कुछ और ही दिखता है। वो मतलब माहौल कहीं ना कहीं ये बैकग्राउंड में ऐसा लगता है कि कहीं ये राजनीतिक प्रेरित हो। हम इस पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन सर जब कोई चीज समझ ना आए, बाहर ना आए, तो हम यही कह सकते हैं और क्या कह सकते हैं सर। तो सबसे पहले धन्यवाद सर आपका भी कि आपने ये आंदोलन उठाया और आपने अच्छी बात की आंदोलन की, तो कि कोचिंग लेनी चाहिए, उस पर हम चर्चा करते रहेंगे। तो सबसे पहले आप अपना कार्यक्रम शुरू कीजिए, बीच में बात करते रहेंगे। दिनेश जी, जैसा कि मध्य प्रदेश में माहौल नजर आ रहा है, आप आंदोलन से भी जुड़े रहे थे। जो वहां पर आंदोलन हुआ था, पुलिस ने गिरफ्तारी की थी, उसमें आप भी थे। जो जिस वैन में ले आया जा रहा था शिक्षकों को, आप भी वहां पर थे। सबसे पहले जिस तरीके का माहौल अगर हम आंदोलन के बाद देखें हैं, छात्रों को एक उम्मीद लग रही थी कि जो भी सरकार आएगी, भले कोई सी भी आ जाए, वो उनके हितों की बात करेगी, उनके बारे में सोचेगी। लेकिन ऐसा लग रहा है कि उपचुनाव जीतने के बाद जो सरकार बन गई है, उसे तो ऐसा लग रहा है कि छात्रों के हितों की परवाह नहीं है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने सोमवार को जो है प्रदेश की जनता के नाम संबोधन दिया। रोजगार का उसमें जिक्र तक नहीं है। सारी चीजों पर बात कर ली उन्होंने, कोरोना की बात कर ली, लव जिहाद की कर ली, किसानों की कर ली और गुंडों की कर ली, लेकिन छात्रों की बात नजर नहीं आई। तो सुना सर, मैंने भी वो उनका अभिभाषण भी सुना और बाकी उनके वादे भी हमने देखे। चुनाव के पहले कुछ वादे जो उन्होंने किए थे वो भी हमको याद है। हमने कहाँ कहाँ से मंच से बोला कि हम ये कर देंगे, हम ये करेंगे बेरोजगारी के लिए। तो आंदोलन करना हमारी
सर मजबूरी है, अदरवाइज अगर गवर्नमेंट उसको फुलफिल करे कंडीशन को तो इस टाइप की चीजें ना आए। लेकिन आजकल पता नहीं गवर्नमेंट क्यों नहीं सुनती है, ये एक बड़ी विडंबना है हमारे इस संस्थाओं की कि कुछ लोग तो खुल के सामने भी नहीं आते हैं। बिल्कुल, क्योंकि गवर्नमेंट को लगता है कि सर तो हम दबा देंगे। अब सर देखिए ना, उस दिन आपने जो बोला, उस दिन बात करी उन्होंने, हर एक मुद्दे पर बात की। अगर बेरोजगारी की बात नहीं की तो किसी ने एक शब्द बोला क्या? जी, शब्द नहीं बोला ना, तो अब वो बोलने के लिए हमको फिर तैयार होना पड़ रहा है। बिल्कुल, आपको शायद कहीं से इन्फॉर्मेशन लग भी गई होगी, हम वापस से दिसंबर जनवरी के बीच में एक प्रोटेस्ट मार्च फिर से निकालने के लिए जी, कोशिश भी कर रहे हैं। इवन हमको परमिशन मिली नहीं है, नहीं तो हम 19 तारीख फिक्स थी सर हमारी, बिल्कुल, 19th ऑफ दिसंबर फिक्स थी। बट वो अब वहां कोरोना की बात आ गई थी। तो अब ये चीजें हो रही हैं कि अब सरकार नहीं सुनती सर, तो हम लोग उनको जगाने की कोशिश करते हैं। जी, तो ये गलत बात है। ये वैसे सर आज कोई नई बात नहीं है, ये बहुत पहले से ऐसा होता आया है कि चुनावी वादे कुछ करते हैं। तो इसमें एक मेरा थोड़ा सजेशन बोलूंगा कि भले आपको इस सवाल का जवाब ना हो, लेकिन मेरी दिल की पीड़ा है कि हाई कोर्ट जिस प्रकार से कोई भी निर्देश देती है, तो कम से कम हाई कोर्ट को एक चीज बता देनी चाहिए कि अगर आप कोई मैनिफेस्टो जारी करते हैं या फिर कोई आप चुनाव घोषणा पत्र जारी करते हैं तो अमल में लाया जाए, अदरवाइज वो घोषणा ना करें। ऐसा कुछ मतलब मेरा सजेशन है, अगर आप पहुंचा सके बात तो, जी, कि भाई अगर आप नहीं करते तो क्यों बोलते हैं। बिल्कुल। दिनेश जी, जैसा कि आपने कहा कि कोरोना की वजह से परमिशन की दिक्कत आ रही थी, तो क्या लगता है कि मध्य प्रदेश में अगर चुनावी सभाएं होती हैं तो कोरोना को कोई आपत्ति नहीं होती? कोरोना समझता है कि बीजेपी कर रही है या कांग्रेस कर रही है, मैं इनको लोगों को नहीं लगूंगा। लेकिन जैसे ही आम आदमी किसी आंदोलन की बात करे तो कोरोना क्या नाराज हो जाता है, क्या हो जाता है? वही सर मैं बोल रहा हूँ कि ये सब देखो दो तरीके से चल रहा है। एक व्यंग्यात्मक शैली में ऐसा बोल सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बता सकता हूँ कि भैया कुछ कुछ पोर्शन है जहां जहां बीजेपी के चुनाव आते हैं वो इंडिया में नहीं आता है, जी, वो ऐसी जगह बन जाती है जहां पर कोरोना नहीं आ सकता। एक व्यंग्यात्मक शैली में बोले कि भैया जहां पर चुनाव होते हैं तो कोरोना को डर लगता है चुनाव से, जी, कोरोना वहां नहीं आता है। लेकिन जहां पर जनता की बात हो, जनता अपनी रोजगार के लिए कहीं रेडी लगाए, जनता अपनी दुकानें खोले। और सर एक बात आपने देखी होगी, वो अभी पेपर में भी आया था, आपने देखा होगा कि 8 बजे तक आपको सारी दुकानें बंद करनी है और शराब मिलेगी 11 बजे तक। तो शराब की दुकान पे कोरोना नहीं आता है, मतलब चुनाव में और शराब की दुकानों में कोरोना नहीं आता है। बाकी अगर हम आंदोलन करते हैं तो कोरोना आ जाता है, अगर हम अब की बात करते हैं तो कोरोना आ जाता है। तो ऐसा कुछ ये व्यंग्यात्मक शैली में लोग अब समझ रहे हैं वैसे, हालांकि ये सब चीजें कर रहे हैं। और अब सर फाइन का देखिए कि इसी वजह से हम लोग परेशान हैं कि परमिशन ना मिलने का कारण क्या है। इसको हम कोर्ट में लेके जाएंगे सर कि परमिशन क्यों नहीं दे रहे हैं आप। बिल्कुल। जबकि सबसे बड़ी बात यह है कि आंदोलन शिक्षकों का है, छात्रों का है, जो कि एक पढ़ा लिखा वर्ग है, सभी चीजों को समझता है, सारी गाइडलाइन को समझता है। ऐसे में कोरोना की आड़ लेकर अपने आप को बचाने का प्रयास जो सरकार करती है कि कोरोना की वजह से हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, जबकि रैलियों में सबने देखा हजारों की संख्या में भीड़ थी, हजारों लोग वहां पर दिखाई दे रहे थे, जो सोशल मीडिया पर जो वीडियोस आ रहे थे सब कुछ था। लेकिन जब बात आती है शिक्षकों की, पढ़ाई की, कोचिंग सेंटर्स की, कि बच्चे अगर पढ़े तो कोरोना याद आ जाता है। क्या वहां पर लाखों की संख्या में विद्यार्थी बैठते हैं क्या कोचिंग के अंदर? सर यही तो, वहां पर हमको गाइडलाइन जारी करके अगर ये कोचिंग संस्थान खुलवा दे तो कम बच्चा पढ़ना शुरू करेगा। बच्चे पढ़ना भी चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं सकते, क्योंकि बोलेंगे जैसे ही कोचिंग चालू करोगे वहां पर आपका 12,000 का 10,000 का फाइन चिपका के चले जाएंगे कि आपको फाइन बनना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप फाइन ले रहे हो, मतलब कुछ ना कुछ एक थोड़ा बहुत सभ्यता भी दिखानी चाहिए मेरे को सरकार के अंदर। मतलब पता नहीं क्या अंदर की भावनाएं मर गई हैं, क्या हो गई है कि आप फाइन तो ऐसे लगाते हो, कल वसूली आपको करनी है हर जगह से। आपको यहाँ पर भी जरूरत पड़ती है, जहां पर आपको फ्रीडम देनी चाहिए वहां फ्रीडम नहीं देना चाहते, और जहां पर आपको खुद को फ्रीडम चाहिए वहां पर आपको हर चीज की गाइडलाइन खत्म हो जाती है। बिल्कुल। दिनेश जी, जैसा कि अगर हम परीक्षा व्यवस्थाओं की बात करें, अभी हाल ही में जो परीक्षा है एमपी जेल प्रहरी कैंसिल कर दी गई, उसकी डेट आगे दे दी गई है शायद कल या परसों में। और शिक्षक पात्रता परीक्षा अप्रैल में होनी थी, फिर सितंबर में 2 डेट आ गई, अब नई साल में है यानी कि जनवरी में दे दी गई है। आमतौर पर ये देखने में आ रहा है कि परीक्षाएं व्यवस्थाएं कैंसिल हो रही हैं, यानी कि बिल्कुल असंवेदनशील रवैया है प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड का और ऊपर से मध्य प्रदेश सरकार का। ऐसे अधिकारियों पर शिवराज सिंह चौहान जी ने न तो कोई टिप्पणी दी, न ट्विटर के माध्यम से कुछ कहा। उस समय तेलंगाना में थे जिस दिन जो है एमपी जेल प्रहरी की परीक्षा कैंसिल हुई थी। क्या वो ट्विटर के माध्यम से भी ये नहीं कह सकते? क्या मध्य प्रदेश का जो युवा है वो बिल्कुल निचले स्तर पर ले जा रही है प्राथमिकताओं में मध्य प्रदेश सरकार, और उसको लेकर के लिए शिक्षक और छात्र क्या करेंगे आगे? सर आपने जो बात कही पीवी वाले की जिक्र नहीं किया, उनका संज्ञान नहीं लिया इसको कि अगर आप कोई चीज आगे बढ़ाते हो तो आपका कोई लेना देना नहीं होता है चीजों का, मतलब ये एक असंवेदनशीलता जो दिखाई जा रही है। इस पर मैं बात कहना चाहूंगा कि अगर आप हम कोई गाइडलाइन फॉलो ना करें फाइन लगा देते हो,
हम अगर आपको 1 महीने की किस्त भरना भूल जाएं होम लोन की, तो आप हमको फाइन ठोक देते हो। हम आपको 1 महीने फीस ना भर पाए तो हमको वहां से ऑर्डर आ जाता है कि सर ये आप नुकसान, मतलब हर जगह का, आम आदमी की बात कर रहा हूँ सर, मैं अपनी बात कर ही नहीं रहा हूँ। बिल्कुल हर एक व्यक्ति जो कर रहा है, कहीं ना कहीं अगर कुछ थोड़ी सी आपको चूक हो जाए, उसमें कोई रियायत नहीं होती है। बच्चा मेहनत कर रहा है जनवरी से लेकर सर आज तक 3-3 बार तैयारी कर चुका, रिवीजन कर चुका मेरा बच्चा कि हमको एग्जाम देना है। अगर उसका टाइम वेस्ट होता है, उसकी भरपाई कौन करेगा? ये तो सर एग्जाम की बात है, उसने एग्जाम दिया ही नहीं। कुछ साल लालन पालन करके बच्चा कैसा, मतलब घर वाले कैसे लालन पालन करते हैं, बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं, वो बच्चा पास हो जाता है। पास हो जाने के बाद 2018 की शिक्षा वर्ष की बात कर रहा हूँ सर मैं जी। पास होने के बाद भी 2 साल हो गए, आज तीसरा साल चालू हो गया है और आपकी ज्वाइनिंग की डेट नहीं, मतलब बच्चे का नुकसान कितना हो रहा है जी। तो कहीं ना कहीं एक प्रावधान होना चाहिए सर ऐसा कि यदि आपकी ज्वाइनिंग ना हो तो आपकी पेमेंट चालू कर दो। अगर आपकी परीक्षा आगे बढ़ रही है तो आप उसका भत्ता दो। कुछ ना कुछ आपको ये गाइडलाइन तय करनी, ताकि अगर आपने सुना हो सर अभी कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी कोई रोड का कॉन्ट्रैक्ट लेती है और वहां पर अगर वो 2 महीने लेट हो जाती है तो उस पर उसका पैसा कटना शुरू हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये अच्छी बात, मतलब ये बुरी नहीं है, नेगेटिव बात नहीं है, ये हमारे जनता की भलाई के लिए नहीं। तो आप समझो कि सर मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, नहीं, वो अच्छी बात है, लेकिन वही लागू यहाँ पर भी होना चाहिए। एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई काम डिले कर रही है तो उस डिले का खामियाजा क्यों जनता भुगते? वो जनता का गलती थोड़ी है सर। जी दिनेश जी, जी दिनेश, यहाँ पर ये बात बोलना चाहूंगा कि एक लोग यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, अब कुछ लोग ऐसे भी हैं कि सर कोरोना चल रहा है, आप परीक्षा की बात क्यों कर रहे हो? अगर सर सब कुछ बंद होता तो मैं भी कमरे में बंद होता। बिल्कुल मेरा साफ साफ कहना है कि कोई बंदा बोलता है कि सर आप क्यों बोल रहे हो, ये तो सुरक्षा के लिए कर रही सरकार, सपोर्ट कम नहीं मिलेंगे सर कि सुरक्षा के लिए कर रही है। मतलब एग्जाम में बस में सुरक्षा चाहिए क्या सर? एग्जाम बस में सुरक्षा चाहिए क्या? बाकी कामों में सुरक्षा नहीं चाहिए आपको? जहां पर सब कुछ खुल रहा है, सब कुछ चल रहा है तो ठीक है। तो ये मेरा कोट करके बोल रहा हूँ इसको कि यदि सब कुछ बंद होता तो मैं कमरे में बंद होता। जब सब कुछ चल रहा है तो हमारी शिक्षा क्यों बंद है, हमारी शिक्षा प्रणाली क्यों ठप है, हमारी एग्जाम क्यों बंद है, इसका जवाब चाहिए सर। बिल्कुल दिनेश जी, अगर हम बात करें, जैसा कि अभी आपने चर्चा में जिक्र किया कि 3 साल से वो इंतजार कर रहे हैं ज्वाइनिंग का, परीक्षा दे चुके हैं, पास कर चुके हैं। अपने आप में परीक्षा पास करना ही बहुत बड़ी बात होती है। इतने बड़े कंपटीशन के अंदर जब बेरोजगारी की दर इतनी ज्यादा हो, उसमें परीक्षा निकालना बहुत टफ है। अगर हम जेल प्रहरी की बात करें, मात्र 250 या 300 के बीच में पद थे, 3 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरे। ऐसे में अगर कोई परीक्षार्थी परीक्षा पास करता है तो बहुत बड़ी बात है। परीक्षा पास करने के बाद उससे ज्वाइनिंग नहीं मिल पा रही है, 3 साल से इंतजार कर रहे हैं। तो वो 3 साल पहले अगर ज्वाइन करता तो उसकी तनख्वाह बनती, सैलरी बनती। वो सैलरी का नुकसान मध्य प्रदेश सरकार का देगी, और इसको लेकर के क्या शिक्षक मांग उठाएंगे या छात्र जो भी चयनित हुए हैं कि हमारा जो 3 साल का नुकसान हुआ वो देंगे कि नहीं देंगे? सर हो यही रहा है कि अब तक जो छात्र रहते थे हमारे साथ में, वो सर एक जनरेशन अलग थी सर। उस समय जो हमने अभी जो आंदोलन बता रहा हूँ 2016, 18, 17 ऐसे हम समय समय पर जागरूकता अभियान चलाते रहते हैं, लोगों को बांधते रहते हैं। आज हमारे पास बहुत बड़ी टीम हो चुकी है। उसमें जो आपने मुद्दा रखा है, मुद्दा हमने उसमें रखा है कि अगर क्या होता है सर, ये वाली मुद्रा होती है, ये वाली आप जानते हो, ये वाली मुद्रा क्या होती है, हाथ पे हाथ रख के धरे बैठना। सरकारी काम है, हो जाएगा, सरकारी काम है, ऐसे ही चलता है सर। ये टेंडेंसी दिमाग में तो भरी हुई है ना बच्चों के। लेकिन दिनेश जी, सरकारी काम है हमने मान लिया, लेकिन जब नेताओं की बात आती है, मंत्री पद की बात आती है, तो प्राइवेट स्पीड से भी ज्यादा फास्ट हो जाता है। सर मैं वही कंप्लीट करना चाह रहा हूँ कि यही बोल रहा हूँ कि ये मुद्रा में पहले लोग थे कि भैया चलो सरकारी काम हो जाएगा। ये टेंडेंसी हमारी दिमाग में बदलना पड़ेगा। आपको 3 साल तक क्या अगर बच्चों को, जैसे कुछ बच्चों को लगता था अरे यार चलो ज्वाइनिंग हो जाएगी, यार आज सर ऐसी कंडीशन हो रही है कि आदमी, पहले ऐसा था कि सर आदमी कहीं भी जुगाड़ तुगाड़ से, मान लो कि सबकी कुछ ना कुछ बिजनेस है, पर्दा दे। आज सर एक एक दिन काटना मुश्किल पड़ता है शहर में। आप कभी रह के जो बच्चे देखते हो पूछना, एक दिन का किराया नहीं भर पाते सर, एक दिन का। तो आजकल महंगाई इतनी बढ़ गई है कि आदमी बिना सैलरी के नहीं रह सकता। पहले था नहीं हो रही सरकारी जॉब तो ठीक है सर, 17 काम रहते थे करने के लिए। आज हमारे पास नौकरी है तो ही घर चल रहा है। तो जिसकी ज्वाइनिंग हो गई है वो घर का ना घाट का। सर मेरे पास कल फोन आया बच्चे का, बोला था कि प्राइवेट कंपनी, नाम नहीं लूंगा, उस कंपनी में ज्वाइनिंग है उसकी इंदौर में। बोलता सर मैं ज्वाइन कर लूं क्योंकि मेरा सिलेक्शन वर्ग 1 में हो चुका है। अब अगर मैं ज्वाइन करने जाता, सॉरी वर्ग 1 में हो चुका है, और वर्ग 3 में मतलब ये कि बोला कि मैं होगा, क्योंकि सर एक प्रोपेगेंडा ये फैलाया जा रहा है कि कहीं भर्ती निरस्त ना कर दे। क्यों निरस्त होना कोई आम बात हो गई आजकल। तो बोले कि सर मैं क्या ज्वाइन कर लूं कंपनी, ज्वाइन करने चला जाऊंगा, फिर वो कंपनी मेरे बॉन्ड भरवा रही है 2 साल का।
अगर मान लो अगले महीने ज्वाइनिंग आ गई तो फिर हमें 2 साल में वहां पैसे कट जाएंगे, मैं 2-3 लाख रुपए का बॉन्ड है उसका, तो मैं बॉन्ड भरूं कि ना, मतलब सर जनता कैसे सर्वाइव कर रही है। तो ये जो आपने बोला बिल्कुल सही मुद्दा है सर, कि इसका जो जो टाइमिंग है ना, ये फिक्स करनी चाहिए, हमारी मांग है सर। ये जो आप बोल रहे हैं ना कि हमारी मांग रहेगी आगे, या तो उसका भत्ता दिया जाए जी, कम से कम, बेरोजगारी भत्ता नहीं दे सकते तो सिलेक्शन भत्ता तो दे दो, जो बच्चा कम से कम पास हो गया, जो मेरिट में आ गया है, बिल्कुल तो निश्चिंत तो रहेगा, मत तो ज्वाइनिंग। सर जी, प्राइवेट कंपनी में तक ऐसा होता है, बेंच वर्ड सुना होगा आपने, जी, हमारी सॉफ्टवेयर कंपनी में ऐसा होता है, सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर चुका जी, हूँ। सॉफ्टवेयर कंपनी में बेंच होता है, बेंच मतलब कि आपका, अगर आपको हमने हायर किया है ना तो हम आपको पैसा देंगे, बेंच पे बैठा देते हैं हम, जी, आपको काम नहीं करवाएंगे पर पैसा देंगे, सिक्योर है ना काम हमारा सर। जी। दिनेश उठाएंगे सर, जी, बिल्कुल ये मुद्दा उठाएंगे। दिनेश जी, अगर हम बात करें एमपी पुलिस भर्ती को लेकर के, सितंबर के महीने में आंदोलन हुआ था, मांग थी कि हमें 15,000 पद चाहिए। उसके बाद उपचुनाव आ गए और जिस तरीके से छात्र भी जो है वो एक तरीके से आंदोलन, सोशल मीडिया पर छात्र मांग उठाते रहते हैं। क्या आने वाले समय में फिर से इस प्रकार के किसी आंदोलन की तैयारी है कि छात्र संगठित हों, शिक्षक संगठित हों और सरकार से पुरजोर मांग रखें? क्योंकि 4 साल बाद, 3 से 4 साल बाद भर्तियां आई हैं और ऐसे में मात्र 4,000 पुलिस के पद। क्या आप छात्रों को पढ़ाते हैं, आप ज्यादा समझते होंगे इस चीज को, क्या 4,000 पद ठीक है या ये पद और संख्या बढ़नी चाहिए जब इतने साल में पद जो है भर्तियां निकल रही हैं? सर देखो, मैं आंकड़ों पे तो नहीं जाऊंगा क्योंकि कई जगह से, अलग अलग जगह से आंकड़े आते हैं। जी, वास्तविकता तो ये है सर कि करीब से 40-50 हजार तक पद मतलब ये खाली हैं, मतलब इसको मैं अनऑफिशियली बोल रहा हूँ कि जी, 40-50 हजार पद तक आ सकते हैं। और शिक्षा विभाग में, संसद का हमारे पास एक नोटिस पड़ा हुआ है, संसद में एक बात हुई थी, जी, उसमें ये बोला गया था कि लगभग लगभग 1 लाख के आसपास, 90,000 के आसपास पद खाली है जी, शिक्षा विभाग में, एमपी में। ठीक जी, है, क्योंकि अगर एक प्रकार से देखा जाए तो अतिथि शिक्षकों की जो नियुक्ति की जाती है, 70-80 हजार शिक्षक भी काम कर रहे हैं। जी, दैट मीन्स वो पद तो खाली है ना सर। जी, अतिथि ये सब व्यवस्था है, जी, अतिथि एक व्यवस्था है, जबकि कोई नहीं मिल रहा है तो पढ़ाया जाए, इसका जी, मतलब पद तो वो खाली है ना। जी, तो ऐसा पुलिस में भी सर जी, सुनने में आ रहा है कि मतलब हमारे पास कुछ आंकड़े हैं, वो जहाँ है तो हमने 10,000-20,000 पदों की मांग की थी, जी, 20,000 आरक्षक की मांग की थी और 5,000 एसआई की मांग की थी। जी, ये मांग जायज थी, जी, तो हम इसको, अब उन्होंने बोल तो दिया कि 11,000 पद करवाएंगे, लेकिन हम उससे संतुष्ट नहीं है, तो उसकी मांग उठाई जाएगी दोबारा से कि इसको वापस से हम 15,000, एटलीस्ट 15,000 आरक्षक और 5,000 से 5,000 एसआई के पद निकाले जाए। बिल्कुल। ये मांग उठाई जाएगी। दिनेश जी, आज आज के समय में इस प्रकार का माहौल बन गया है देश के अंदर कि अगर कोई भी प्रोटेस्ट करता है, कोई भी अपनी मांग उठाता है, चाहे हम किसान आंदोलन की बात कर लें, एंटी नेशनल शब्द का इस्तेमाल तुरंत कर दिया जाता है। क्या लगता है कि अगर ये आंदोलन होते हैं, प्रोटेस्ट होते हैं, तो क्या एंटी नेशनल या एंटी जो वर्ड यूज होता है उसका सामना करना पड़ेगा? सर देखिए, हालांकि हम तो खुद एक देशभक्ति के दायरे में रहकर ही सारे काम करते हैं और देश प्रेम से ओतप्रोत रहती है हमारी पूरी टीम। कभी भी ऐसा हमारे साथ नहीं हुआ है कि कभी हम देश, क्योंकि देखो सर ऐसा है कि अगर हम कुछ इस प्रकार की इलीगल इनएक्टिविटी करें, जी, हमको कानून पड़ा हुआ है, हमारे पास वकील भी है सर, हमारे पास पूरी वकील टीम भी रहती है, हमारे पास पूरा लीगल टीम भी रहती है, पूरा लीगल सपोर्ट लेकर ही काम करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। नहीं, तो ऐसी मैं कुछ आपकी चीजें बात तो समझ गया फ्यूचर में दिनेश जी। तो एलिगेशन लगाना। मैं आपकी बात समझ गया। मैं आपके ऊपर नहीं कह रहा हूं, ना शिक्षकों के ना छात्रों के ऊपर, लेकिन जब कोई आंदोलन होता है, किसानों का हुआ, खालिस्तानी बता दिया गया, आंदोलन हाईजैक बता दिया गया, तो क्या लगता है जो ये माहौल क्रिएट होता है, जो माहौल बनाया जाता है सामने वाले के प्रोटेस्ट को दबाने के लिए या गलत दिशा में देने के लिए, इसका सामना भी करना पड़ सकता है। सोशल मीडिया पर तुरंत हैशटैग चालू हो जाते हैं, जैसे कि किसानों के में हो गया। सर मैं वही बोल रहा हूँ कि ये चीजें होती हैं, अभी तक तो हमारे साथ नहीं हुई है, और आगे सर देखिए कुछ भी नहीं कह सकते इसको कि भैया क्या है, मतलब क्या समय है, क्या कोई करना चाहता है। हालांकि हम इसकी पूर्ण संपूर्ण रिकॉर्डिंग रखते हैं, और इसीलिए सर बोल रहा हूँ हम लोग सिक्योरिटी पूरी रखते हैं, जिससे कि कल के दिन अगर कोई ऐसा कुछ करता है तो उसके बारे में हम डिफेंड भी कर सके और इवन उसको चीज बताई जा सके। तो बिल्कुल, ये हो सकता है, मतलब आपने इंट्यूशन, मतलब आपके मन में कुछ आया, इसका मतलब ये कि कुछ ना कुछ तो भाई कोई कर सकता। सोशल मीडिया से कई चीजें ऐसी वर्चुअल हो रही हैं, और इसमें मैं खुश भी हूँ कि आजकल एक दायरे के अंदर आने लगा है ओटीटी प्लेटफॉर्म, एंड अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी एक गवर्नमेंट के दायरे के अंदर आने लगा है। तो चीजें देने के पहले आजकल बंदा सोचता है, पहले तो कुछ भी बना देते थे, ये भी था। दिनेश तो जी, हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है सर जी, आपसे। दिनेश जी, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने अभी हाइट को जो है 3 सेंटीमीटर कम कर दिया था गर्ल्स की एमपी पुलिस में।
तो क्या लगता है कि अगर मांग उठाई जाए तो गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा जी इस पर पद पर भी विचार कर सकते हैं? नोटिफिकेशन आने से पहले क्या 15 से 20 हजार पद दिए जा सकते हैं जब हाइट कम कर दी, या हाइट का जो इशू था वो अलग इशू था? इससे क्या कहेंगे? बिल्कुल सर, मुझे यही लग रहा है, एक्चुअली लग ये रहा है कि हमारी जो मांगे, हमने जब परमिशन की बात कर रहे हैं तो भैया ये इसलिए आगे बढ़ाई जाती है क्योंकि उनको पता है कि नोटिफिकेशन के पहले अगर ये आ गए तो उनको मानना पड़ेगा। नोटिफिकेशन आने के बाद क्या है कि आधे बंदे वैसे चुप हो जाते हैं, हम नोटिफिकेशन आगे पढ़ने में लग जाते हैं। तो ये सोची समझी साजिश हो सकती है, क्योंकि अगर हम अभी खड़े हो जाते हैं और अभी हम मांग करते हैं कि हमको 10,000 पद चाहिए, 20,000 पद चाहिए, नोटिफिकेशन नहीं आया, संशोधन किया जा सकता है। जैसे कि हाइट का हुआ, ऐसे ही आपकी आयु सीमा का भी हम आपको बताते हैं, आयु सीमा की रख रहे हैं। जो 3 साल से वैकेंसी नहीं आई है, तो 3 साल के जो बच्चे ओवर एज हो गए हैं उनको भी सम्मिलित करने की बात कर रहे हैं। 2-3 तो ये मांगे होंगी। तीसरा, पद की मांग अगर हम रखते हैं और नोटिफिकेशन नहीं आता तो डेफिनेटली सर उनको माननी पड़ेगी ये बात, क्योंकि उनको मालूम है कि जनता मांग रही है, उनके हमारे कहने पर ही अपनी इतनी सारी चीजें करने पर ही कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकल के आ रहा है। तो डेफिनेटली अगर हम अभी करते हैं कुछ ना कुछ तो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। दिनेश जी, जो सरकार है कोविड को लेकर बेहद चिंतित है ना? लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर कोविड-19 स्वास्थ्य संगठन मध्य प्रदेश धरने पर बैठा हुआ है। कल भी बैठा था, शायद आज भी कुछ वीडियो फुटेज मेरे पास आए। धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी नौकरी को लेकर के, क्योंकि 50% उनके कर्मचारियों को शायद निकाल दिया गया है, निकालने का बोल दिया गया है, निकाल दिया गया, जिसको लेकर के वो मांग कर रहे हैं। एक तरफ कोरोना की चिंता, दूसरी तरफ कोरोना से लड़ने वाले जो कोरोना वॉरियर्स हैं उन्हें आप बेरोजगार कर रहे हैं। तो क्या दोहरा रवैया नहीं लगता? वो भी कहीं ना कहीं बेरोजगार ही होंगे। यही बात सर, यही बात एक्चुअली कल हमारी टीम के बुजुर्ग वहां गए भी थे जी। उस मुहिम में हम लोग शामिल भी, मतलब हमारी टीम का सपोर्ट भी रहा उसके लिए। कहने का मतलब ये था सर कि देखो, कोरोना में अगर आपने अस्थायी नियुक्ति भी करी है तो हमारी बेस्ट कहने की बात ये थी कि अगर कोरोना है जी तो उनको कंटिन्यू करिए, कोरोना अगर नहीं होता तो उनको निकाल सकते थे। भैया अगर आपने रखा है तो कम से कम एटलीस्ट जब तक कोरोना चल रहा है तब तक उनको कंटिन्यू तो करवाइए आप जी। ये हमारी मांग है सर। तो ये जो चीजें की जा रही है उस पर कल भी प्रदर्शन हुआ, आज भी हुआ कि कम से कम जब तक उन्होंने इतनी सेवाएं दी है क्रिटिकल कंडीशन में, जिस समय बहुत ज्यादा कंडीशन खराब थी, उस समय उन्होंने जब सेवाएं दी हैं, तो अब क्या दिक्कत है? अब भी तो रख सकते हैं ना सर। बिल्कुल जी। तो है सर ये तो। दिनेश जी, अगर हम बात करें मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को लेकर के, एमपीपीएससी मध्य प्रदेश की बड़ी परीक्षा है, इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे, क्या अन्य परीक्षाओं की तरह ये भी बुरी स्थिति से गुजर रही है, या इसकी स्थिति ठीक है, या ये भी उसी हालात में चल रही है? सर ये तो और भी बुरी कंडीशन में है जी। इसलिए बुरी कंडीशन में है कि जिस चीज को हमने, उसके लिए हमने क्या बोलते हैं उसको, पीएससी लेवल की जो परीक्षा होती है सर, ये बड़ी परीक्षा होती है और इसके लिए बंदा 1 साल 2 साल तैयारी नहीं करता है। इसके लिए जिंदगी लग जाती है, बच्चों की जिंदगी लग जाती है। मैं बता दूं, कई लोग 5-5 6-6 साल, तो इस बार तो सर कई बच्चों ने 8-8 9 साल तैयारी करने के बाद एग्जाम दी है, और अगर उसके नंबर अच्छे आए सर तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो रही है। कोई अदर एग्जाम होती है सर तो उसमें 2-3 साल में रिपीट भी हो जाती है, आ भी जाती है और आदमी उसमें निकाल भी देता है। बट ये पीएससी जैसी परीक्षा हो, इसमें सबसे बड़ा मुद्दा क्या है कि जिस मुद्दे को लेकर ये अटकाई गई है उस पर सरकार संज्ञान नहीं ले रही है जी। आप देखेंगे हमारे पास कुछ प्रूफ से पुराने वाले, जब कांग्रेस भी गवर्नमेंट थी, जनवरी फरवरी में सुनवाई थी 27-28 तारीख के आसपास, फिर मार्च में बढ़ी, उस समय कोई सुनवाई मतलब पेश ही नहीं हुआ जी। उसके बाद ये डेट बढ़ी, बाद में कोरोना आ गया, चलिए कोरोना काल हम निकाल भी दे 6 महीने। अब जब आपके इलेक्शन चालू हो गए उसके बाद सर अभी 9 तारीख डेट है, हमारे 4-5 दिन की बात है जी। सर, सरकार अपने स्टैंड तो ले। अभी क्या बोल रहे थे कि सही चुनाव को, उपचुनाव के पहले डिसीजन किस तरफ जाता है उससे सरकार पे इफेक्ट पड़ सकता है, इसलिए वो लोग नहीं जा रहे। लेकिन अगर हम बात करें कि अब तो स्थायी सरकार है, अब तो कम से कम संज्ञान लेके जाओ, तो सर क्या है कि अगर ये कोर्ट केस का मामला जल्दी जल्दी नहीं निपटाया गया तो सर केवल ये नहीं, पूरी पीबी की परीक्षा अटक जाएंगी सर जी। बिकॉज उसमें भी आपने वही रूल लागू होंगे ना, क्योंकि ये तो राज्य सरकार का काम है। बिल्कुल। तो सर ये पीएससी वाली परीक्षा को लेकर भी हमने एक ज्ञापन ऑलरेडी तैयार कर रखा है और इसके लिए हम 18 तारीख को मिलने जा रहे हैं सर, ये हाउस में हम परमिशन लेके और वहां पे मिलने जा रहे हैं। क्या इसके लिए हम आंदोलन नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम डायरेक्टली मिलने जा रहे हैं कि भाई आप क्या स्टैंड है आपका ओबीसी को लेकर स्टैंड। बिल्कुल। दिनेश जी, अगर हम बात करें, जैसा कि सरकार कोरोना का हवाला दे रही है सुरक्षा को लेकर के कि अभी आप आंदोलन ना करें, तो सोशल मीडिया पर किस तरीके से आप लोग बार बार आवाज उठा रहे हैं, किस तरीके से लोग इकट्ठे होकर के जो छात्र हैं और शिक्षक हैं इस आंदोलन को लगातार बनाए हुए हैं,
और आने वाले समय में जो एफआईआर हुई थी उस समय भोपाल में जो आंदोलन हुआ था, वो एफआईआर क्या वापस हुई है या उसको लेकर के भी आगे इसी आंदोलन में मांग को उठाया जाएगा? देखिए सर, कोविड की वजह से हम भी मान रहे हैं कि कोविड की वजह से कहीं ना कहीं हमको सुरक्षा रखनी चाहिए और रखते भी हैं हालांकि, लेकिन उसके मैंने वही बात बोला सर कि अगर हर जगह बंद होता तो हम उसको अप्लाई, हमारे ऊपर अप्लाई होता वो। जब आप सब जगह ओपन है और हमारे ऊपर ही अप्लाई करोगे तो गलत बात हो जाएगी, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसमें हम सोशल मीडिया पे ट्विटर ट्रेंड चलाते हैं, कई बार एफआईआर वापस लो वाला भी, एमपी पुलिस भर्ती 2 वाला भी, और बहुत सारे हमारे ट्विटर हैशटैग थे। वो समय समय पर हम वीकली या 15-20 दिन में हम एक समय निश्चित करते हैं जिसमें 1 से 2 घंटे तक हम ट्विटर ट्रेंड चलाने की कोशिश करते हैं ताकि गवर्नमेंट तक पहुंचे। तो ये सोशल मीडिया से हम कर रहे हैं, फेसबुक पेजेस हैं, सब कुछ से काम चल रहा है। बट सोशल मीडिया का सर इम्पैक्ट होता तो है, कान तक बात तो पहुंचती है, बट डिसीजन आने में थोड़ा सा समय लग जाता है, हम मानते हैं, जब तक कि वो करोड़ों में ना हो। जी 10-15 हजार 20 हजार से कुछ भी नहीं होता सर, लाखों प्लस होनी चाहिए, फिर उसको लगता है कि हाँ भाई बच्चा कर रहा है कुछ। लेकिन यहाँ पर हम जो हमारी स्ट्रेंथ होती है वो 2-3 हजार की अगर हम इकट्ठे हो जाते हैं किसी ग्राउंड में और प्रोटेस्ट कर देते हैं तो 3-4 हजार स्ट्रेंथ भी काफी होती है हमारी। जैसे हमने इंदौर में किया था तो 3000 बच्चे आए थे उस दिन बरुआ से। तो यही हम बोल रहे हैं कि ये तो हम करेंगे। दूसरा जो एफआईआर की बात कर रहे हैं आप, एफआईआर का मुद्दा अभी भी क्या है कि उन्होंने क्लीन चिट नहीं दी है अभी तक जी। हालांकि उसमें जो भी है मुचल के अपने को छोड़ दिया गया, सबको बहुत सारे लोग थे, 44-45 लोगों पर एफआईआर हुई थी। बट एफआईआर क्यों सर? बिल्कुल एफआईआर क्यों, मतलब इसका तो लोग रीजन दो कि एफआईआर क्यों, जब उस समय सब कुछ चीजें चल रही हैं तो वहां पर एफआईआर ना करके केवल इसी मामले में, क्योंकि ये तो एक संवैधानिक हक है हमारा जी। लड़ना, कोई बुरी बात। अगर हम हिंसक प्रदर्शन करें, आपके लिए कुछ आपका कानून का उल्लंघन करें तो आप हमको दंड दीजिए, हम एक्सेप्ट करेंगे। यार शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन हम बैठते हैं और काम करने की कोशिश करते हैं तो उस पर नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए एक और मतलब अलग से मीटिंग होगी जो कि केवल इस मुद्दे पर ही होगी कि सर इस चीज को हटाया जाए। तो ये आंदोलन में हम मांग न रखते हुए अलग से रखेंगे सर, क्योंकि आंदोलन हमारा मुद्दे से भटकना नहीं चाहिए। जी जी दिनेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय सरल टॉक के कार्यक्रम के लिए निकाला। और साथ ही साथ सभी जो विद्यार्थी हैं, बेरोजगार हैं, उनसे हम कहना चाहेंगे कि इस मुद्दे पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखें, अपने विचार रखें। और साथ ही साथ सभी से एक ही अपील है कि सरल टॉक की आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और इसे हर जगह शेयर कीजिए कि आपकी मांग पुरजोर तरीके से सरकार के सामने पहुंचे, सरकार के कानों तक बार बार पहुंचे, जब तक कि आपकी हर मांग पूरी ना हो जाए। मध्य प्रदेश में एग्जाम का कैलेंडर बिल्कुल व्यवस्थित ना हो जाए 10वीं और 12वीं की परीक्षा की तरह, और जब तक कि कोई भी सरकार रहे मध्य प्रदेश के अंदर आने वाले समय में, वो छात्रों को प्राथमिकता मिले, शिक्षा व्यवस्था को प्राथमिकता मिले, यही हमारा प्रयास है। तो दोस्तों मेरे साथ फिलहाल इतना ही, अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।